में जो कल आपका पूरा बेस बन गया कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आज थोड़ा फास्ट चलेगा क्लास, ठीक है। आज हम आप लोगों को देखेंगे नहीं, नाराज है समझ लीजिए हम आप लोगों से, जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रुष्ट होते हैं एक दूसरे से। हम आज बोर्ड की ओर देखेंगे, बोलते चलेंगे, ध्यान से सुनते चलना है, देखते चलना है क्या बोलते जा रहे हैं, ठीक हो गई बात। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था आपके लिए, रेस्पिरेशन। क्या था वो, रेस्पिरेशन। बोले तो श्वसन, बोले तो श्वसन। सर दो चीजें आती हैं सर, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीदिंग। क्या, ब्रीदिंग। तो जिसमें हम वायु को अंदर लेते हैं फेफड़े तक, और फेफड़े फिर वापस वायु को बाहर कर देते हैं, तो भैया जिसमें हम वायु या वायु का अंदर लेना और बाहर होना बस प्रक्रिया शामिल हो, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छवास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छवास। ये वाला हो गई श्वासोच्छवास। श्वासोच्छवास बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं। जबकि रेस्पिरेशन, जब भैया आपका ये मुंह है, ये आपको हो गया भैया, ये आपको हो गया मुख, मुख हो गया ना भैया आपका ये। भैया यहाँ से जो आप खाना खाए थे, खाना ये चल गया यहाँ से अपना यहाँ वाला हिस्सा, और इसी वाले हिस्से में यहाँ से नाक के छिद्र से भैया ये वाला छिद्र जो हिस्सा अपना है, यहाँ से आकर के मिलता है। तो वो हिस्सा जहाँ पर आपकी वायु और भोजन एक साथ मिलते हैं, इसको एग्जाम में पूछा गया है। वो स्थान जिसपे खाया हुआ भोजन और ली गई वायु एक स्थान पे मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो बताइए क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं। फ से फूड, फ से फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। कल पढ़ाए थे फेरिंग्स। अब फेरिंग्स का बहुत अच्छे समझिए, जैसे हमारा गला दिख रहा है, गला तो इसको साइड से दिखा, साइड व्यू। एक बार यहाँ पर एक वॉल्व अंदर अलग जाता है, और एक बार ऐसा जाता है। जो पीछे वाला वॉल्व है बेटा, ये आपका आहार नाल यही जाके आगे स्टमक से जुड़ जाता है। क्लियर हो गई बातें, या किससे जुड़ जा रहा है, स्टमक से। किससे जुड़ रहा है, स्टमक से, पेट से आपके। और ये आगे वाला हिस्सा यही है ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। ये क्या है, यही है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया ही आगे जाकर कभी फिर दो शाखाओं में आपको बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे करके। यहाँ से एक फेफड़ा जुड़ा रहेगा, इसका ये हिस्सा दूसरे फेफड़े जुड़ा रहता है। क्लियर हो गई बात ना, ठीक। तो जिस प्रक्रिया में आपने जो गैस लिया, वायु से जो वायु लिया, वो वायु आपके फेरिंग्स से होते हुए अब यहाँ पर रहता है आपका, क्या रहता है बताइए यहाँ पर, लैरिंग्स। क्या रहता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं हमारा वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। माने हमारे आवाज जो आ रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, जो मेरा इतना मधुर आवाज है सोनू निगम की तरह, ये सुन रहे हैं कहाँ से निकलता हुआ, लैरिंग्स से। किससे, लैरिंग्स से। याद रखिए, हमेशा कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में फेरिंग्स भी लिखे रहेगा और लैरिंग्स भी, आदमी हमेशा भूल जाता है। तो इसलिए मैं क्या दिलाया था, फ से फूड, फ से फेरिंग्स। तो यहाँ पे फूड वायु से मिलते, तो क्या है, फेरिंग्स ऊपर है। फेरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया हमारा है सामने, अब देखिए सामने मेरे गला जो पाइप दिख रहा नहीं वाला, जिसको पकड़ पा रहा हूँ मैं, ये बेटा है क्या है आपका, ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के पीछे जो पाइप है उसमें मेरा खाना जाता है। क्लियर हो गई बात ना। तो देखिए ये जो आपका ट्रैकिया जो लंग्स में जा रहा है, फिर देख लीजिए आपका है लैरिंग्स। इसी में सब सुपर पाया जाता है क्या आपका, लैरिंग्स। क्या पाया जाता है, लैरिंग्स। और इसी लैरिंग्स में होते हैं आपकी, ये इसका ऐसा आकार रहता है ऐसा करके, इसी लैरिंग्स में ऐसे इसके तंतु बने रहते हैं। ये रुक गई बात, ऐसे ऐसे करके तंतु बन रहते हैं, इसके बीच में से इसको और ऐसे बनाते हैं हम आपके लिए, ऐसा। ये आपके तंतु है समझ लीजिए। तो बीच में खाली स्थान, इसी खाली स्थान से हम जो वायु ऊपर से ले रहे हैं, ऐसा वायु, ये वायु इस खाली स्थान से प्रवेश करके अंदर आगे ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में प्रवेश कर रहा है। ठीक हो गई बात ना। ये रहा हो खाली जगह, ये रहा हो खाली वाली जगह। और ये तंतु है, जब हम भैया वायु निकलता है, हम जो बोल रहे हैं, तो वायु निकलता है तो इसी में कंपन होता है, और इसी कंपन से हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। क्लियर हो गई बात ना। आइए अगर हो सके तो दिखाते हैं आपको, दो चार वीडियो होगा इसका, तो आप देख पाए कि कैसे हमारा वाक तंतु जो है वो आपका काम करता है।
जो हम हिस्सा पढ़ा रहे हैं तो क्या वायु नाक से लेना चालू किए, आगे हम पढ़ेंगे कि वायु में कौन कौन सा हिस्सा, श्वसन में कौन कौन सा हिस्सा इंक्लूड होता है, तो नाक से लेकर पूरा फेफड़ा तक सब पढ़ेंगे। देखिए इसी डायग्राम कुछ देखिए दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका ट्रैकिया, क्या है ये ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर बेटे आपको व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ कवरिंग दिख रहा है क्या, तो पूछता है ट्रैकिया के ऊपर सी शेप का, किस शेप का, सी शेप, ऐसे गले में पकड़ा है, ऐसे निकालने किस आकार का दिख रहा है, सी, तो सी शेप का कि जो आपका फीट है यहाँ पर, ये क्या है आपका कार्टिलेज, क्या है ये कार्टिलेज, क्या है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, क्या होता है उपास्थि, तो बोन मतलब अस्थि हड्डी, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, जो बोन इतना कठोर ना हो, हड्डी तो हो मगर बोन इतना कठोर ना हो, तो हड्डी जैसा ही वो हिस्सा जो हड्डी तो है मगर कठोर नहीं है, वो क्या कहलाता है उपस्थि, अस्थि की जगह उपस्थि, उपास्थि, उपास्थि को क्या बोलते हैं कार्टिलेज। क्लियर हो गई बात। तो हमारे इस पे ट्रैकिया के ऊपर किसका लेयर बना हुआ है, कार्टिलेज का, अस्थि का कि उपास्थि का, उपास्थि का, वो किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। तो क्यों लेयर ये है, ये इसलिए लेयर है, कभी हम अगर बहुत ज्यादा वायु ले ले रहे हैं अंदर में, तो प्रेशर से हमारा जो ट्रैक है फट ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर भैया लेयर है, ताकि उसको फैलने मत दे, जरूरत ज्यादा एक बार फैल करके फटने मत दे। क्लियर हो गई बात ना। तो किसको कंट्रोल करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को, प्रेशर को कंट्रोल करता है ट्रैक के ऊपर जो आपका कार्टिलेज है। ठीक हो गई बात। अब देखिए आपके खुद सामने दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ये ट्रैकिया इस फेफड़े में किससे घुस रहा है, इधर वाले हिस्से में फेफड़ा घुस रहा है, ठीक है दिख रहा है, ट्रैकिया घुस के आगे दो हिस्से में बट करके, बेटा फेफड़े के नीचे ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है आपके शरीर के अंदर, सबके शरीर के अंदर है, यही है आपका क्या डायफ्राम, क्या है ये डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जब आपको ऐसे दबता है, ऐसे दबता है, ऐसे है तो दबता है, दबता है तो किसको दबाएगा, फेफड़े को। अच्छा फेफड़े को आप दबाओगे तो फेफड़े के अंदर जो माल मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ से माल मटेरियल दब करके ट्रैकिया के दोनों हिस्से आए, ब्रोंकियस इससे बाहर आकर के आपके बाहर आ गया वायु। इस तरीके से हमारे शरीर से गैसेस बाहर निकलती है और अंदर कब जाती है, तो इसमें जब दबाएगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा, किसी चीज को आप दबा दो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, यस वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर ज्यादा आप लगा रहे हो, प्रेशर ज्यादा लगा तभी तो वॉल्यूम कम हुआ। अब जब अंदर लेना है तो हम इसको डायफ्राम जो ऐसे दबाए हुए इसको फिर ऐसे हो गया डायफ्राम, फिर ऐसे ऐसे फैल गया, तो ये नीचे फैलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर गिरेगा और बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगा। क्लियर हो गई बात। क्योंकि जैसे ही ऐसे नीचे फैला, इसको फैलने की जगह मिला, फैला मतलब प्रेशर कम, तो इसमें लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपके अंदर वायु प्रवेश कर जाएगी, और जब आप इसको दबाए तो इसमें हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, तो दबाने से इसमें से वायु बाहर निकल गई। इस तरीके से डायफ्राम की मदद से ही गैस हमारे शरीर के अंदर आती है और बाहर जाती है। ठीक हो गई बात ना, यस। आइए देखते चलिए। हाँ लंग्स में और याद रखिएगा, लंग्स जो है बेटा ये जो डायफ्राम डायफ्राम इसका और क्या उपयोग है बोलेगा, तो गैसों के आदान प्रदान में मूवमेंट ये दे रहे हैं ना। दूसरा इसका सबसे बड़ा योगदान है कि हमारे ये छाती वाला हिस्सा, जिसमें छाती में फेफड़े फिट है, ये पसली पूरा, इस पसली के पीछे अपना छाती फेफड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं क्या थोरैसिक कैविटी, क्या बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कोई भी खाली स्थान, कोई भी खाली जगह, कोई भी गुहा, क्या बोलते हैं कोई भी गुहा, गुहा में गुफा जैसा संरचना। तो क्या अगर हम इसको छाती को ऐसे छाती खोल के देखें, वैसे फेफड़ा निकाल दे तो एक खाली जगह होगा जहाँ पे फेफड़ा फिट है, तो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, क्या बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्ष, इसको बोलते हैं वक्ष स्थल, तो वक्षीय गुहा, क्या बोलेंगे वक्षीय गुहा, क्योंकि छाती क्या बोलते हैं वक्ष बोलते हैं हिंदी में है ना, तो वक्षीय गुहा या मारते इसी में सब थूर देते हैं, मार मार के तो थूर थूर देते हैं, इसे थोरैसिक कैविटी, क्या थोरैसिक। और ये हमारा जो है ये क्या एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट वाले से क्या बोलते हैं एब्डोमिन है ना, तो एब्डोमिनल कैविटी, तो थोरैसिक कैविटी ये हो गया आपका वक्षीय गुहा, ये हो गया वक्षीय गुहा, ये क्या हो गया एब्डोमिनल कैविटी। तो बोलेगा थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कौन करता है, तो डायफ्राम करता है। समझ आ गई बात ना। इसके अंदर भी भैया अपना पाचन तंत्र का सब सिस्टम है इसके नीचे। देखिए दब रहे, रिलैक्स हुआ, फिर दबाया, फिर रिलैक्स हुआ। देखिए इसमें और एक चीज बता रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा, ये जो छाती की सारे पसली आकर के बीच में कोई आपको ऐसे हड्डी दिख रही है यहाँ पर है, ये हड्डी स्केलेटन सिस्टम पर, तो बीच में हमारे यहाँ पे टाई जैसी हड्डी होती है यहाँ पर, तो आप खुद छू के देखिए, तो यहाँ पर आपको एक हड्डी सिंगल दिखाई देगी जिसमें सारी पसली आके जुड़ रही है, घर में आप छू के देखिए वही है ना, उस हड्डी बोलते हैं स्टर्नम बोन, क्या बोलते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे ही मिड स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिड स्टर्नम, स्टर्नम की मिडिल में मिड स्टर्नम, मिड स्टर्नम स्थान पे ही आपका दिल है। क्लियर हो गई बात। तो पूछेगा दिल कहाँ पर है,
तो स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे मिड स्टर्नम, उस जगह क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नम। तो स्टर्नम से याद रहेगा मिड स्टर्नम, मीडियम ऑफ द स्टर्नम, मिडिल ऑफ द स्टर्नम। ठीक हुई बात। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपका जो दिल है वो कहाँ पर है, तो हम बोलते हैं बाएं ओर। नहीं, दिल आपका सेंटर पे है, सेंटर से हल्का बाई ओर धसा हुआ है। दिल यहाँ नहीं है, दिल यहाँ पर है। सेंटर से दाई और बाई ओर धसा हुआ, सेंटर से बाई ओर धसा हुआ। क्लियर हो गई बात ना। अब खुद बताइए, आप फेफड़े के लिए बराबर इधर ही स्थान, फेफड़े के लिए बराबर इधर ही स्थान। क्लियर हो गई बात ना। और इधर भी इतने हिस्सा दिल ले लिया, तो मनुष्य का कौन सा फेफड़ा छोटा होगा, बाया या दाया? बाया। बाया, ये लेफ्ट है ना, आपकी सबसे राइट होगा। मेरा कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट। तो बाया है लंग्स क्या होगा, छोटा। तो मनुष्य का कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, बाया छोटा होता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा स्थान कौन घेर लिया है, दिल आपका। क्लियर हो गई बातें, यस, एकदम प्रैक्टिकली फील करते हुए चलिए। दूसरा, लंग्स आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, लंग्स का कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पिंक। क्या दिखाई दे रहा है, पिंक। तो लंग्स का कलर क्या होता है, पिंक। ये भी सब पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिखाइए, दिख रहा है, दिखा ये आपको हो गया फेरिंग्स वाला स्थान, यहाँ पर सब खाना खाए, यहाँ से है ना, ये खाना आ गया, ये खाना मिला, यहाँ सब सांस ली, सांस मिली, ये हो गया फेरिंग्स वाला स्थान। ठीक हो गई बातें। फेरिंग्स के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यही है आपका वॉइस बॉक्स। कौन है ये जो पूरा बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है आपका वॉइस बॉक्स। क्या है ये, वॉइस बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स के ऊपर देखिए, लड़कियों का यहाँ पर घंटी नहीं दिखता, पर लड़कों के यहाँ घंटी जैसे निकले रहती है, यहाँ पे एप्पल बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एडम्स एप्पल। लड़कों का घंटी होता है ना सिर्फ का निकला वाला हड्डी होता है ना, पतले लोग को ज्यादा दिखता है। कौन है पतला, ऐसा करो, गले ऊपर करो, हाँ उनका दिख रहा है। और उधर सब गले उठा तो लड़कों में ज्यादा दिखाई, यहाँ घंटी समझ गया ना। तो पूछेगा भैया ये जो घंटी होती है इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ज्यादा डेवलप किस में होता है, मेल में कि फीमेल में, किस में होता है, मेल में होता है। क्लियर हो गई बात ना। तो यहाँ पर सबका वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स ऊपर जो निकला वो दिखाई देता है हमको घंटी जैसी स्थान, जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। वो पुरुषों में ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर हो गई बात ना। ये तो याद रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं भैया, एडम्स एप्पल। तो देखिए ये वाला निकला हुआ हिस्सा, ये आपका वॉइस बॉक्स, इसी पे आपको थोड़ा उठा हुआ रहेगा तो ये आपको दिखता है घंटी जैसा। आप देखिए इसी में दिख रहा है, इसमें से हवा हुई है, ट्रैकिया के ऊपर का स्थान है, दिख रहा है। इसी के बीच एयर जाकर के फेफड़ों में पहुंच रही है। ठीक हो गई इतना बात। अब देखिए, ट्रैकिया हो गया, दिख रहा है, कंपन कर रहा है, दिख रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, दिख रहा है। इस तरह कंप्रेशन करके ही आपका ध्वनि निकलता है सबके गले से। देखिए देखिए, एयर जा रहा है, तो जैसे एयर पास होता है ट्रैकिया से तभी ध्वनि निकलेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ छेद करके आपके फेफड़े से हवा निकाल लूँ तो आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, दिख रहा है कैसे हो रहा है ये, ऐसे ही कंपन इसमें होता है, इसी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक, ये लैरिंग्स, वोकल फोल्ड्स, और यह ग्लॉटिस। और नीचे से हम देख रहे हैं ना, फेफड़े के अंदर से आप देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, ऊपर ग्लॉटिस है। देखिए, आप फेफड़े के अगर अंदर से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, समझिए। अब उधर जो ऊपर ग्लॉटिस लिखा है, ग्लॉटिस वही ढक्कन है। ग्लॉटिस जो आपका ढक्कन होता है वो क्या करता है सर, वही ढक्कन ऐसा करके गले में देखिएगा, समझा देते हैं यहीं पर आपको, आइए प्रैक्टिकली समझिएगा एक चीज। आ जाओ, कहाँ हो भाई, आ जाओ। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया भैया, क्यों हुई बात ना। सर यहाँ से हमारा जो मुंह वाला हिस्सा था यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नाक वाला कैविटी था, यहाँ से नाक से ऑक्सीजन आया, उसके बाद यहाँ पे जाकर के मिलिए, मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलिए, बोलिए, फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अब भाई यहीं से आपका दो हिस्से निकलेगा, ऐसे करके एक हिस्सा, ऐसे करके एक दूसरा पाइप। ठीक होगी बात ना, ऐसे समझ लो, दो पाइप है यहाँ पे। ठीक होगी बात। अब यहीं पर आपका एक ढक्कन रहता है। ठीक होगी बातें। यही ढक्कन जब ऐसे है, ऐसे, तो देखिए क्या इसने आपके फेफड़े वाले ट्रेके वाले हिस्से को बंद कर दिया है क्या, क्योंकि पीछे आपका खाना वाला है। जब ये बंद हो जाता है तो खाना आपका ऐसे निकल के सीधा आपके स्टमक में चला जाता है। क्यों, वही बात ना। और जब आप वायु लेते हैं तब यही ढक्कन जो ऐसे फिट है, ये ढक्कन ऐसे हो जाएगा, ढक्कन ऐसे ना रखे, ऐसे हो जाएगा, तो वायु ऐसे करके वायु इसमें से प्रवेश कर।
ठीक, तो जब आप लेते हैं वायु तब भी, और जब आप वायु छोड़ते हैं तब भी वही बाहर की ओर खुलता है। ठीक हो गई बात ना, खुल करके वायु का आदान प्रदान करता ही। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस ढक्कन करके बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि भैया जब भी ये ग्लॉटिस खुलता कब है, जब तो या तो भैया वायु छोड़ रहे हैं या वायु ले रहे हैं। और अभी आप देखिए जब आप बोल रहे हैं तो फेफड़े से वायु निकलेगा तब आप बोल पा रहे हैं। इसलिए जब बोलते हैं कि खाना खाते से हम बात मत करो, क्योंकि कभी आप खा रहे हो तो खाने आप खाते खाते बात कर रहे हो, तो आप मुंह में खाना डाल इधर से आप बोले, तो जैसे ही बोले तो फिर आपके ट्रैकिया से होते हुए वायु बाहर आया, ये ग्लॉटिस ढक्कन खुल गया। और यहाँ से जो खाना आ रहा था जो इस पाइप में जाना था उसका ढक्कन खुलने का, इधर अगर चल गया, आगे बात ना, तो आप अगर चल गया तो अब आपके अंदर जाके जाम हो गया कभी, तो वायु अंदर जा नहीं पाएगा, तो आप मर जाएंगे। आगे बात, मगर मरते क्यों नहीं है, यहाँ पे भैया भगवान आपको गिफ्ट दिया कि जैसी कभी कभी अंदर चल जाता है, देखिए हम लोग खाना सरक जाता है एकदम, ठीक है खांसने लगता है हम लोग से, तो हमारे बॉडी का तुरंत सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको खास करके थास मारता है, थास धक्का मारता है, और यहाँ का साथ जम मारता है, दबाता है उसको, फट से बाहर निकल जाता है। तने चीज की कभी खाते खाना अटक जाता है, बोलते खाना अटक गया रहता, थास मारते पीठ में ठोकते हैं, इसलिए ठोकना पड़ता है। तो खाना खाते समय बात मत करो, ऐसी कहानी किस्से की बात नहीं है जो हमारी संस्कृति में कई साल से बोलते आ रहे हैं, साइंस उसके, ठीक हो गई बातें, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अपने बच्चों को ऐसे एनिमेशन दिखाना बना करके, तो फिर आपकी बात मानेगा वो। आइए आगे। ठीक हो गई बातें। अब इसी में समझिएगा कि जो वॉइस बॉक्स है ना आपका वोकल कोड, अब इसको समझिएगा, जो आपको वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स का क्या होता है कि औरतों का वॉइस बॉक्स आकार होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। पुरुषों के वॉइस बॉक्स का आकार क्या होता है, बड़ा। इसलिए हमारा आवाज क्या होता है, मोटा। फिर वही बात, इसलिए हमारे गले में कंठी भी निकलते हुए दिखाई देता है एडम एप्पल के रूप में। वॉइस बॉक्स ऊपर जो अलग से निकलता दिखाता है वो है एडम एप्पल ना, वॉइस बॉक्स एडम एप्पल नहीं है। क्लियर हो गई बात, दोनों क्लियर हो गया। तो किसमें डेवलप होता है वो, पुरुषों में, पुरुष। वॉइस बॉक्स का आकार छोटा किसमें होता है, गाँव में, या बड़ा किसमें होता है, पुरुषों में। वॉइस बॉक्स में पिच किसकी अधिक होती है, किसके वॉइस की पिच अधिक होती है, लड़कियों की। ठीक हो गई बात ना। किसकी वॉइस की पिच कम होती है, लड़कों। तो जिसकी पिच ठीक होगी, हाई होगी, उसका वॉइस पतला होगा। क्लियर हो गई बात ना। और चाय 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 निकले एकदम, क्लियर हो गई एकदम शार्प। हाँ, इसे लड़कियां बोलती है ना, कैसे कर रहे हो जी, आप सुनते नहीं हो मेरे बात को जी, करके चाय से लगता है। और लड़कों का आवाज क्योंकि वॉइस बॉक्स बड़ा है तो आवाज भेंगा होता है, है ना, वो ऐसे करके मोटा फेंगा होता है। ठीक हो गई बात ना। अब भैया बोले कि इसमें से नुकसानदायक कौन है। भैया अगर आपको क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, बता दे रहा हूँ, कि एक तरफ मच्छर है एक तरफ शेर है, चार ऑप्शन दिया था, पूछा था इनमें से किसका वॉइस का पिच अधिक होता है, किसका पिच अधिक होता है बताइए। मच्छर का। इसलिए कान भन भन करता है, ज्यादा नुकसान होता है ना। जब शेर का गर्जना सुन लोगे खराब नहीं लगेगा। ठीक, तो हाई पिच वाली ध्वनि हमारा कान जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक हो गई बात ना। ठीक, तो लड़की कभी आपकी भैया बहन हो, माता हो, बीवी हो, कोई गुस्साए, समझना वो गुस्साए नहीं रही, उसको पीछे दिखी इसलिए वैसा बोल रही है, बेचारी नॉर्मल बात कर रही है। ठीक, आज जब तो दो चार चप्पल उप्पल पड़ जाएगा तो बात अलग है, तब समझने गुस्सा आ गई है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वाला हिस्सा हमारा, चलते हैं। सुना गया बात ना यहाँ से, तो सर हम यहाँ से सब समझ गए। हम सर फेरिंग समझ गए हैं सर, हम आपका लेरिंग समझ गए हैं, वॉइस बॉक्स समझ गए हैं, सब चीज समझ गए। आगे आपको पूरा क्लियर होकर के आते जाएगा, क्लियर हम करते चलो। तो अब जो नाक से आप गैस लिए वो आपके फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में गया। फेफड़े में जो आपको घुसा है बेटा, ब्रोंकाई ब्रोंकस करके, ये आगे जाके फिर अलग अलग शाखाओं में से टूट जाता है। ठीक है, फिर इस पाइप में अलग ऐसे करके बॉल्स होते हैं, तो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। पहला जो क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, दूसरे का बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और जो है लास्ट में जो गोल गोल बॉल जैसी होती है क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई तक जो आप गैस लिए नाक से, वो आपका इसी एल्वियोलाई तक आता है और इसी एल्वियोलाई से वापस फिर चला जाता है। तो गैसों का आपके नाक से एल्वियोलाई तक पहुंचना और वापस एल्वियोलाई से बाहर निकल जाना, ये है
ब्रीदिंग। क्या है ये? ब्रीदिंग। यहाँ तक ब्रीदिंग है, श्वसन रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास। ठीक वही बात ना, गैस का अंदर जाना और बाहर निकलने के। इसके बाद यहाँ एल्वियोलाई के बाद जो प्रक्रिया चालू होती है वो क्या है? श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक हो गई बात ना। और इसमें क्योंकि फेफड़ा सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, फिजिकली मूवमेंट हो रहा है ना, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, इसलिए भैया ये जो आपका ब्रीदिंग है ये कैसी प्रक्रिया है? फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। अब आपके एग्जाम का भी आते थे ये बायो फिजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो आज आपको हिंट बता रहा हूँ, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक चीजों को मिला के कुछ भी चीज होकर के कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, नया प्रोडक्ट इज इक्वल टू केमिकल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? नया प्रोडक्ट बना तो केमिकल प्रोसेस, और कुछ नया नहीं बना है, क्या है? फिजिकल प्रोसेस। क्या है वो? फिजिकल प्रोसेस। जैसे आपने यहाँ से ऑक्सीजन लिया, फेफड़े तक पहुंचा, फेफड़े तक बाहर आ गया ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन अंदर गया था, नाइट्रोजन बाहर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो उसमें कुछ नया बना क्या? नहीं। तो क्या प्रोसेस है? मगर वही जब आप कोशिका के सेल में चले जाते हैं, सेल के अंदर, जब कोशिका के सेल के अंदर चले जाते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है। अब सेल या कोशिका कैसे होता है? तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं सुई चुभो दूं, में आंख में कहीं भी आप चुभो लीजिए, आपका मन करता है घर में चुभो के देखिएगा, जब आप सुई चुभो है बेटा, तो जितना बड़ा छेद होगा, जितना बड़ा छेद, उसके अंदर भी लाखों कोशिका है। उतने छेद के अंदर कितनी कोशिका है? लाखों कोशिका। और उसी कोशिका से मिलकर के आपको पूरा शरीर बना हुआ। आंख की कोशिका अलग, इसलिए आंख अलग काम करता है, दिमाग की कोशिका अलग, इसलिए दिमाग अलग काम करता है, किडनी की कोशिका अलग, इसलिए दिमाग किडनी अलग काम करता है। तो सारे अंगों की कोशिका अलग अलग होती है। ये वो बात ना, इसमें हर शरीर का अलग अलग अंग जो अलग अलग काम कर रहा है, सबकी कोशिका अलग अलग काम करने के लिए, ठीक, जबकि सबके इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही जैसा। ठीक है, आइए अब ये सेल जो है, सेल, इसमें याद कीजिए मैंने आपको बताया था लास्ट में, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पाचन होकर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। बताया था ना, ग्लूकोज। तो भैया मान लीजिए हमारा जो रक्त है, जो हमारा बताया था आपको, याद कीजिए कि बड़ी आंत की दीवारों से, छोटी आंत की दीवारों से जो रक्त की कोशिकाएं हैं, इस ग्लूकोज को खींच लेंगे। बताया था मैंने। भैया छोटी आंत की दीवार से अधिक एब्जॉर्प्शन, तो याद कीजिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कर पढ़े थे ना, मुंह में हम खा लिए, इंजेशन, फिर डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन, फिर पाचन में हम देखिए कि एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, तो भी एब्जॉर्प्शन, है ना। उसका फिर एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या था? जो एब्जॉर्ब किया हम अपनी आंतों से ग्लूकोज को, उसको कहाँ पहुंचाना क्या था? तो स्वांगीकरण हो रहा है। और ये देखिए आपकी छोटी आंत, मान लीजिए छोटी आंत है, इसमें से ग्लूकोज को इसने खींचा रक्त नलिका ने, रक्त नलिका खींच करके आपका ये किसी एक सेल पर ला करके जाती बात, तो आपके सेल तक ग्लूकोज। बताइए अगर आप वर्तमान में जब बाहर दुनिया में है, तो एक लकड़ी में ला करके दे दूंगा और आपके आसपास का सारा वायु में ऑक्सीजन हटा दूंगा, क्या लकड़ी जलेगी? कि लकड़ी जलती कब है? जब ऑक्सीजन मिले। वैसे ही आपके सेल के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, कंबसन होता है। ये ग्लूकोज को भी जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या फेफड़े के एल्वियोलाई तक आती नहीं आ रही थी? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो बताओ, तब बोलो जोर से। आ रही थी। भाई यहाँ तक तो ब्रीदिंग हो गया। अब इस एल्वियोलाई को मैं ऐसा बना रहा हूँ बड़ा से, इसको देखिएगा ध्यान से, इस एल्वियोलाई से ऐसे रक्त केशिका जुड़ी हुई समझिए, रक्त केशिका, ये रक्त केशिका, इसमें भैया बाहर से जब हम सांस लिए हैं, तो इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सारे गैस इसमें। क्लियर हो गई बात ना। और सारे गैस में से हमारे रक्त में, और इस रक्त में, हमारे रक्त में, रक्त रक्त रक्त, ब्लड ब्लड ब्लड, ब्लड में क्या है? आरबीसी एक हिस्सा होता है प्लाज्मा, जो हमारा रक्त का लिक्विड हिस्सा है। अगर आपका हाथ काटूंगा तो कुछ बहता है ना, तो जो बह रहा है उसमें जो पानी जैसा हिस्सा वो क्या है? प्लाज्मा। क्लियर हो गई बात है। और उस प्लाज्मा में कुछ कुछ कण मौजूद है, दूसरे होते हैं भाई आपके कण, कणिकाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं भाई, तीन कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या होते हैं बोलो? हाँ, जब हम रक्त पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो आरबीसी है, इस आरबीसी में एक वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। तो हम दर्शाते हैं HBC। कोई बात, हीमोग्लोबिन में हिम 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 नामक जो कण है आपका, ये अपने आप जो हिम नामक कण, जिसके निर्माण में कौन से मेटल की आवश्यकता होती है? तो लोहा आयरन। कौन सा? लोहा आयरन।
ये आयरन जो हीम है यही अपने आप में ऑक्सीजन को चिपका सकता है। क्या प्लस माने चिपका लेता है, किसको चिपका सकता है? ये ऑक्सीजन को। ठीक हो गई बात। इसका मतलब अगर आपको बोले कि ब्लड में वो कौन सा हिस्सा है जो ऑक्सीजन को चिपका लेता है तो क्या बोलेंगे? हीम। हीम नहीं दिया ऑप्शन तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं दिया तो हीमोग्लोबिन किस में है? आरबीसी। समझ गए कि उत्तर कैसे चेंज करेगा, क्या लेना है? अब ये चिपका लिया इसने तो देखिए यहाँ पर ये रक्त था, आपकी रक्त नलिकाएं थी, ये एल्वियोलाई है, तो यहाँ से इसने ऑक्सीजन को अपने में खींच लिया। क्लियर होगी बात? रक्त में जो आरबीसी है उसका हीमोग्लोबिन है, उसको खींच के चिपका लिया यहाँ पर, और यहाँ से ऑक्सीजन बढ़ गया। अब यहीं से ऑक्सीजन को लेकर के लाया और यहाँ भैया सेल में लाके डाल दिया। ठीक, तो अब क्या मिल गया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या मिल गया? प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगा तो इन दोनों का दहन चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? और जब भी भैया आप लकड़ी को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेशर में जलाओगे उससे क्या निकलेगा? हीट। लेकिन मिलेगी हीट, ऊर्जा, ताप ऊर्जा। वैसे ही आप जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देते हैं यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा इधर। क्या था अभी बताओ? C6H12 6 और आ गया क्या अपने पास? ऑक्सीजन आ गया। क्यों गई बात ना भैया? इसमें C और O मिल करके क्या बनाते हैं? CO2। क्या बनाते हैं? H और O मिल क्या बनाते हैं? H2O। मतलब जल भी बना लेते हैं। ठीक, ये गैस CO2 गैस भी बना लेते हैं। क्योंकि जब आप बताइए वातावरण में जब आप लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता ही नहीं निकलता? धुआं मैंने गैस, वैसे कोशिका में भी निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक हो गई बात ना? जब भैया आप लकड़ी जलाते हैं तो उससे भैया आपका लकड़ी के देखिए किनारे में कभी जलाएंगे लकड़ी देखेंगे किनारे में हल्का हल्का पानी टपकते रहता है, वैसे कोशिका में भी पानी बनते रहता है। और साथ में जब आप लकड़ी जला रहे हैं तो क्या मिल रहा है? ताप ऊर्जा मिल रहा है। वैसे सेल में जब ये जल रहा है इसमें क्या मिल रहा है आपको? ऊर्जा। क्या मिल रहा है? इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ऊर्जा के लिए हम इतना सारा प्रपंच किए थे, और ये जो ऊर्जा बना यही ऊर्जा हमारा शरीर उपयोग करके जिंदा है। इसी ऊर्जा से हमारा शरीर चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब इसी ऊर्जा से। ऊर्जा के लिए क्या क्या जरूरी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिला? खाना खाने से, तो खाना जरूरी है। और दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए सांस लेना जरूरी है। इसलिए आपके जीवित रहने के लिए जरूरी क्या है? खाना, पानी और ऑक्सीजन। जरूर कोई बात नहीं। अभी हो गया भैया। आप देखिए मैंने बोला यहाँ पे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि छोड़ता है? आप बताइए क्या करता है, लेता है कि छोड़ता है? अरे बताओ, ऐसे इतना नहीं पता? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? लेते ही तो नहीं है, फेफड़े तक पहुंचता है ना। तो फेफड़े तक पहुंचता है, लेना इन द सेंस उसको यूटिलाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेम यूटिलाइजेशन है कुछ उसका। हम इतने पूरे इतना सब पढ़े हम यहाँ फेफड़े में, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हम उससे कुछ काम किए? तो हमारे अंदर आ रहा है और वैसे ही चल जा रहा है ना? फिर हो गई बात ना। जैसे आप चोरी हो गया कब बोलेंगे? जब घर है आपके, घर चोर आया आपके घर में, कोई सामान चुरा ले, है ना? चोर आया, घूमा घामा, चल दिए, अब बोलेंगे चोरी हुआ है क्या? अब बोलेंगे चोर आया था, नहीं हुआ। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया था और चला गया, मतलब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। तो मतलब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन बॉडी के। इसके लिए काम का चीज है पेड़ के लिए। पेड़ जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मान ली पेड़ में ऐसा सूर्य रोशनी पड़ रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप इंसान लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, जमीन से सब पानी लूंगा, तो CO2 और H2O में लूंगा। देखो ध्यान समझना, पेड़ उल्टा करते हैं ना, पेड़ उल्टा कर रहा है। CO2 और H2O जड़ से ले लेगा H2O, जब हम लोग जो छोड़ रहे हैं गैस उससे ले कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों से मिलाकर क्या बनाता है वो? ग्लूकोज। और उसी पेड़ का ग्लूकोज तो आप खाते हैं, पत्ता, सब्जी, भाजी, गेहूं, अनाज के रूप। ये पूरा सर्कल चलते रहता है। बात ना? पेड़ ने, और पेड़ उसको खा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। उसको ऑक्सीजन हम लेते हैं, फिर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो ग्लूकोज बनाता है। तो हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वो ग्लूकोज बनाता है, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वो ग्लूकोज को बनाता है। मतलब अगर हमको ग्लूकोज चाहिए तो हम किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पौधों। तो दुनिया से पेड़ पौधे खत्म तो कौन खत्म? इंसान खत्म। फिर पेड़ पौधे खत्म तो शाकाहारी व्यक्ति खत्म, जो शाकाहारी खाता है। शाकाहारी व्यक्ति खत्म तो पेड़ पौधे खाने वाले जीव जंतु खत्म, तो जीव जंतु खत्म तो मांसाहारी जानवर व्यक्ति भी खत्म। तो पूरा मानव सभ्यता विनाश की ओर।
की बात कि हम सब, आप चाहे पंडित हो चाहे जो हो, सब मांस खाने लगेंगे, सब एक दूसरे को मार के खाएंगे, ये सच्चाई बात है। जब आपका बच्चा भूख से रोएगा ना, जब देखेंगे भाई 60 दिनों के 35 दिनों के जब बच्चा मरने की हालत पहुंच गया, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अपना मांस काट के भी उसको खिलाएंगे या किसी और के सामने वाले का मांस काट के खिलाएंगे। तो ये स्थिति आती है और ऐसा हो चुका है इतिहास में, बहुत सारे पन्नों में बहुत सारी घटनाओं में। लोग बस खाने के लिए नहीं था, तो लोग अपना मांस भी खा रहे थे या अपने खुद के साथी का मरा हुआ मांस भी खाए हैं युद्ध में जब लोग फंसे। आगे बात, तो ये हम लोग का अंदर पाश्विक प्रवृत्ति समझ में आ गया। तो अब हमारे सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको बाहर निकालना है। तो फिर हमारा जो रक्त है, रक्त ये इसके अंदर बना है CO2। तो यहाँ से हमारा जो है ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से ब्लड कैपिलरी देखिए जा रहा है करके, तो अपने अंदर खींच लेगा और खींच करके ऐसे लेके ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा और ये एल्वियोलाई को दे देगा, एल्वियोलाई को दे देगा। और यहाँ से एल्वियोलाई से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होते नाक से बाहर। हो गई बात ना। तो यहाँ से जो हमने यहाँ से ऑक्सीजन खींचा था, गैस के और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुंचा दिया, बीच में ऊर्जा बना दिया। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? श्वसन। ये क्या है? श्वसन या रेस्पिरेशन। हमको लगता है रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, नहीं। श्वसन प्रक्रिया है ऊर्जा निर्माण की। किसकी प्रक्रिया है ये? ऊर्जा निर्माण की। अब ये फिजिकल प्रक्रिया की केमिकल तो मैंने पहचाना कैसे गया था, जब भी कोई दो अलग पदार्थ मिला करके कुछ नया पदार्थ बनाया जा रहा है, वो कैसी प्रक्रिया होगी? केमिकल प्रक्रिया। क्या होगी? केमिकल। और ये पूरी प्रक्रिया चल किस में रहा है? हम जीवों में। जीव किस में आते हैं? बायो में, इसलिए कहलाएगा बायो केमिकल प्रोसेस। क्या कहलाएगा? बायो। तो जो ब्रीदिंग है ये है बायो फिजिकल प्रोसेस, और जो रेस्पिरेशन ये क्या है? बायो केमिकल प्रोसेस। ठीक हो गई बात ना? समझ में आ गया क्या है रेस्पिरेशन वगैरह? सबको समझ में आ गया? जो आए थे नहीं आए थे, क्लियर हो गया? अब चलते हैं भैया हम अपने वापस पीपीटी की ओर, और अब हम आपको समझाएंगे फटाफट रॉकेट साइंस की स्पीड में। चलिए, अरे वोकल कॉर्ड में दर्द करवा दी तुम, बताओ, इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा दिया। फटाफट देखते चलिए। आप में से कौन है बताइए जो सिद्धांत के जगह जा रहा है? देख लो भैया, आ रहा पूरा समझ में? आ रहा पूरा हिस्सा? श्वसन तंत्र है, श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। कोई भी तंत्र किससे मिलता है? बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। भैया देखिए, यही आपका फेफड़ा के अंदर ट्रैकिया घुसा था, आगे बढ़ रहा था, बोलते ना गोल गोल संरचना। ये क्या है? गोल गोल जो है ये क्या है? एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोलाई। और क्या उसके ऊपर आपको पतली पतली रक्त केशिकाएं दिख रही है? रक्त केशिकाएं, तो ये तो आपकी सीरा धमनी है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रेड वाला, मगर जो है यहाँ पतली पतली बटी हुई क्या है? कैपिलरी। क्या है ये? कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिकाएं। वही बात। तो हमारे जो सिराएं और धमनियां हैं, ये ऐसी सेल के पास जाकर पतली पतली हेयर जैसी स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं ब्लड कैपिलरी। क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरी। प्रक्रिया क्या है? तो ब्रीदिंग क्या है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। क्या प्रक्रिया है? ब्रीदिंग। जैसे दीदी ले रही है, दी छोड़ दी, सांस लेना और छोड़ना का है भैया? ब्रीदिंग। मगर उसी सांस के अंदर एल्वियोलाई के बाद, एल्वियोलाई है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हम डाल रहे हैं जो बना था सेल में, और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, रेड वाला ऑक्सीजन दिखा रहा है, ब्लू वाला कार्बन डाइऑक्साइड। रेड कलर शुद्ध रक्त को दर्शाता है, ब्लू कलर अशुद्ध रक्त को दर्शाता है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध किस ओर पे है? अगर आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध। क्लियर हो गई बात ना? तो क्या अगर हमारा जो श्वसन है, हमारा फेफड़ा जो है, इसमें ऑक्सीजन डालने में मदद कर रहा है, तो फेफड़ा हमारे ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। क्या करता है? शुद्ध और प्योर। तो पूछेगा ब्लड प्योरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स। कौन करते हैं? लंग्स। कौन करते हैं? लंग्स है। तो पूछेगा फेफड़ा क्या करता है? फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है। क्या करता है? तो प्योरीफाई करता है, प्योर करता है वो। फिल्टर का काम कौन करता है? ब्लड को प्योर करने का काम फेफड़े का है, फिल्टर करने का काम किडनी का है। किसका काम है? किडनी। ठीक हो गई बात ना? याद रखिए। तो देखिए रेस्पिरेशन और श्वसन में क्या है? श्वसन एक ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान है। यहाँ से गैस का आदान, कार्बन डाइऑक्साइड डाल के ऑक्सीजन लेकर के वहाँ ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं ना, तो गैस को एक्सचेंज कर रहे हैं, किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन। इसका अंतिम एम क्या है? ऊर्जा निर्माण, ताकि हम जिंदा रह सके। ठीक, आगे बढ़ते चलते हैं। श्वास फेफड़े द्वारा वायु को अंदर बाहर करने की भौतिक प्रक्रिया एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग, मैंने बताया था। जबकि भैया श्वास लेना एक बाह्य क्रिया है, जबकि श्वसन एक आंतरिक क्रिया है। श्वास लेना बाह्य प्रक्रिया, यहाँ बाह्य और अंतर किसके रिस्पेक्ट में? सेल के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? सेल। सेल के अंदर जो भी चल रहा है कोशिका के अंदर, वो क्या है? आंतरिक प्रक्रिया।
और सेल के बाहर जो विचर रहा है क्या है, बाह्य प्रक्रिया। तो बताइए श्वसन सेल के अंदर हो रहा था कि ब्रीदिंग हो रहा था? श्वसन हो रहा था ना, फिर ब्रीदिंग में क्या फेफड़े तक आया, फेफड़े से वापस लौट गया, वहां से ऑक्सीजन को लेकर के ले गया उसमें, वहां ग्लूकोज ऑक्सीजन को जला रहा था, बना रहा था। तो श्वसन के अंदर होता सब चीज। श्वसन कैसा प्रोसेस है, इंटरनल। कैसा है, इंटरनल। और ब्रीदिंग कैसा है, एक्सटर्नल। यही से क्वेश्चन पूछेगा, इंटरनल की एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल की इंटरनल है। तो क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग कैसा है, एक्सटर्नल। रेस्पिरेशन कैसा है, इंटरनल। श्वास लेना एक जैव भौतिक प्रक्रिया है, मैंने पहले ही बोला था भैया। जो ब्रीदिंग है वो क्या है आपका, फिजिकल, बायो फिजिकल प्रोसेस। क्या है वो, बायो फिजिकल, क्योंकि आप कुछ चीज नया नहीं बन रहा है, जो गैस लिए हैं वही छोड़ दिए। जबकि भैया श्वसन जो है, श्वसन श्वसन क्या है, जैव और रासायनिक क्रिया, क्योंकि यहाँ कुछ नया प्रोडक्ट बना है। हम लाए ग्लूकोज, हम लाए ऑक्सीजन, बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, बना दिए जल। तो नया चीज जहां बनता है वो क्या कहलाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। ये वही बात ना, याद रखें। ये आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसको कल भी पढ़ते फिर बता रहे हैं, अलग अलग जीवों में कुछ श्वसन तंत्र के, कौन सा जीव किससे सांस लेता है। तो मछली किससे सांस लेती है, गलफड़े से या गिल्स से। क्यों, वही बात ना। सरीसृप, रेप्टाइल्स जो जमीन पर ये रिंग रिंग के चलते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गए, गिरगिट हो गया, ऐसे जितने रिंग रिंग के चलने वाले जीव जंतु हैं, ये किससे की सांस लेते हैं, लंग्स से और स्किन से। तो जो केवल जमीन पे वो लंग्स से लेता है, जो जमीन जल दोनों, जैसे मगरमच्छ घड़ियाल किससे ले रहा है, जमीन पे है तो लंग्स से, पानी में है तो स्किन से। फिर कोई बात ना, यस। अगला भैया यहाँ पे आता है मेंढक। मेंढक क्या है, उभयचर या एम्फीबियन। क्या है ये, उभयचर या एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब उभय, मतलब दो जगह चलने वाला, उभयचर दो जगह चलने वाला। अर्थात मेंढक कहाँ का चल सकता है, जल जमीन दोनों जगह चल सकता है। ठीक हो गई बात। जब वो जल में रहता है मेंढक तो अलग चीज से सांस लेता है, जमीन पे रहता है तो अलग चीज सांस लेता है। मेंढक की दो अवस्था है। पहला अवस्था जब वो टेडपोल रूप में, किस रूप में, टेडपोल, जब मेंढक अंडे से तुरंत बाहर आया है। मेंढक ऐसे मछली जैसे दिखता है, मेरे मछली नहीं है, ये मेंढक ही है। क्लियर हो गई बात। तो जब ये टेडपोल के रूप में रहता है तो किससे सांस लेता है, ये गिल्स से। किससे सांस लेता है, गिल्स से। और जब ये बड़ा हो करके एडल्ट हो जाता है तब किससे सांस लेता है, ये फेफड़े से। किससे सांस लेता है, फेफड़े से। कोई बात है ना, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही विभिन्न जीव श्वसन के अंग दिखते हैं। पक्षी किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। पक्षी किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से। और भैया कुत्ते, बिल्ली, बच्चे, हम इंसान, जितने मैमल्स हैं, मैं मतलब जिनमें भैया आपका मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मतलब जितने भी स्तन पान कराते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को, ऐसे जो भी जीव जंतु हैं, तो इसमें हम भी आते हैं, बिल्ली भी आते हैं, सब जीव जंतु आते हैं। तो इस ऐसे लोगों के अंदर पाया जाता है श्वसन के लिए फेफड़ा। क्या, फेफड़ा। तो हम भाई क्या है, स्तनपाई हैं हम, इसलिए हमारे में किससे सांस लेंगे हम लोग, फेफड़े से। फिर हो गई बात ना, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को एक बार समझते हैं फटाफट। जो पढ़े तो वही सब चीज है, उसको देखते हैं फटाफट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। श्वसन में क्या होता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर रियल में हो क्या रहा था, जलन हो रहा, जल रहा था नहीं जल रहा था, हो रहा नहीं हो रहा था जलन, बताइए। अरे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा था ना, तो पीछे से बोलना है हाँ, तब तो बढ़ूंगा, फिर बार पलटूंगा थोड़ी। तो क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जलन, कंबसन की प्रोसेस हो रही थी कि नहीं हो रही थी, जलन की प्रोसेस कहाँ हो रही थी, किस लिए हो रही थी, ऊर्जा की आवश्यकता थी इसलिए। ऊर्जा से भी हम क्या चीज को भैया, किस चीज को हम जलाते हैं उसमें, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को जलन करने के लिए, जलाने के लिए ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, रक्त नलिकाएं पूर्ति करती हैं। कौन पहुंचाती है, रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल पहुंचाती हैं। रक्त नलिकाएं किसको पहुंचाती हैं, ग्लूकोज को। किसको पहुंचाती हैं, ग्लूकोज को। कोशिका के अंदर ये पहुंच गया क्या, 6H12O6। देखिए आपका ये जो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उल्टा चलिए, ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, रक्त। कौन कर रहा है, रक्त। रक्त इसके माध्यम से पहुंचा रहा है, रक्त नलिकाओं के माध्यम से। इसको पहुंचा रहा है, ग्लूकोज को। क्यों पहुंचा रहा है, हमारे ऊर्जा की पूर्ति के लिए। कहाँ पहुंचा रहा है, सेल में पहुंचा रहा है। वहां जाके क्या होगा उसके साथ, उसको जलाया जाएगा। अब जलाना तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। भैया आ जाते हैं ऑक्सीजन वाले पे। आगे आपका भैया देखिए श्वसन वाला हिस्सा। श्वसन भैया हमने वायु अपने नाक के अंदर ले लिया। वायु में आपका ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। वायु आपका जो वायुमंडल है इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 21%। 78% नाइट्रोजन, 21% वायु, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो 21% जो ऑक्सीजन किसके माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है, नाक के माध्यम से। नाक के बाद वो कहाँ जाएगा, श्वसन नलिका या ट्रैकिया, श्वास नलिका या ट्रैकिया। वहां से किस में चल जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़े से किस में चल जाएगा, ब्लड में। ब्लड, फिर उसको ब्लड में उसको कौन अपने में होल्ड करके रखता है, हीमोग्लोबिन। Hb माने हीमोग्लोबिन। कौन लेके चलता है उसको, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके चल जाता है। फिर हो गई बात ना। और कहाँ लेके चल जाता है, कोशिका के पास। तो पाचन से आपको मिला ग्लूकोज, रेस्पिरेशन से आपको मिला ऑक्सीजन, दोनों जाके पहुंच गया कोशिका में। अब आपको बन गया ऊर्जा, उस ऊर्जा से आप चल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट, पीछे थोड़ा सा आप देखिए।
देखिए मैंने आपको चक्र बताया था, ध्यान से देखिएगा इसी चक्र को, समझा दे रहा हूँ उसी चक्र को, कि भैया हम और पेड़ पौधे, जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। कैसे देखते चलते हैं, सूर्य भगवान की रोशनी में, ये ऑमलेट नहीं भाई, सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान की रोशनी प्राप्त करता है कोई पेड़, पेड़ के अंदर होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, पेड़ के पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़े हैं वो, और जड़ से अपने ले लेता है जल। देर हो गई बात ना। तो जो पेड़ के क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज। क्या बना रहा है, ग्लूकोज। और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को हम क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। इस ऑक्सीजन को हम क्या कर लेते हैं भैया, श्वास में ले लेते हैं, है ना, सांस में, सांस लेते समय ले लेते हैं। ठीक हो गई बात। हाँ, ये सांस वाला सांस नहीं, श्वसन वाला सांस। क्लियर हो गई बात ना। तो ये इसको भी हम लेकर के आ जाते हैं कहाँ, सेल के अंदर, इसको लेकर आते हैं सेल के अंदर। तो देखिए आपके सेल के अंदर ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ही मुख्य रूप से, मतलब उप रूप से कहीं और भी, मगर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में ही दहन होता है। क्लियर हो गई बात ना। तो ग्लूकोज आ गया और जो ऑक्सीजन आ गया सेल के अंदर तक पहुंच गया, खा करके ग्लूकोज लेकर के सांस ऑक्सीजन जो पहुंचा, उसका दहन कहाँ होता है, तो सेल के अंदर कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां वो कैसी प्रक्रिया है, केमिकल एनर्जी बनाती, केमिकल ऊर्जा बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, फॉस्फेट का 3 लेयर है इसलिए फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बात ना, एडिनोसिन। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम जब ये बन गया एनर्जी, तो इसके साथ हम क्या छोड़ते हैं वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या छोड़ते हैं, हमारा भाई पसीना निकलेगा, मलमूत्र हम त्यागेंगे, जल। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास चल जाता है, जल, पेड़ के पास। इस तरीके से हम सब एक दूसरे क्या है, डिपेंडेंट। तो मैं कैसे प्रकृति में साइकिल चल रहा है, चक्र चल रहा है, कैसे दोनों एक दूसरे को जिंदा रखे हुए हैं। तो आज का पेड़ लगाने से पहले ये मत बोलना, ये पेड़ मैं भी तो तेरे को पोषण देती हूँ, मैं भी तेरे कार्बन डाइऑक्साइड देती हूँ, तो जा तेरे को नया पेड़ नहीं लगाऊंगी, है ना। ऐसा नहीं करना का, पेड़ लगाने का तो ये ग्लूकोज नहीं मिलेगा, है ना। कुछ चाहिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हो गया। अब ये देखिए, ये आपका भैया ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपके ब्लड का, ब्लड आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर समझिए। कल छोड़ते हैं उसको। शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जलना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसको भी लाइन में जमा के दे सकता है। क्लियर हो गई बात ना, कि भैया श्वसन क्या है, जमा के दे देगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, श्वसन, ब्रीदिंग क्या कहलाता है, श्वसन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या याद रखना है, जलना। ठीक, दहन होना, दहन होने से ऊर्जा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इस डायग्राम को, इस वाले हिस्से समझ। आइए, आपको मैंने कल बताया था, आज फिर बता देता हूँ डायग्राम को भैया, फिर एक करके सबको समझ चलेंगे। देखिए अब आप जब आपके श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे, श्वसन हम पढ़ रहे हैं, श्वसन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में अलग अलग श्वसन अंग पढ़ेंगे, आगे हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे। तो भैया सबसे पहले श्वसन चालू कहाँ से होता है, तो आपके नाक के छिद्र से होता है ना। क्लियर होगी बात। श्वसन अंग इस नाक के छिद्र से पढ़ना चालू करेंगे। तो फिर नाक में बाल पाया जाता है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। पूछा गया है, नाक में पाए जाने वाले हेयर्स को क्या कहा जाता है, सीलिया। का काम क्या है, क्या करता है सीलिया, ऐसी भगवान दे दिए हैं कि कुछ काम है, हाँ, फिल्टर का काम करता है वायु को। जितने धूल और डस्ट पार्टिकल है उसको हमारे नाक पाए बाल या रोम रोक देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर न जाए। फिर वही बात ना, एयर फिल्टर का वो काम करता है, डस्ट के पार्टिकल को रोक से प्रोसेस करके पूरी जाली बने रहता है नाक के अंदर। कोई बात अब समझे, नाक में बाल क्यों उगा हुआ है, भगवान कह दे दिया, सोचोगे ना, हाँ पता रहना चाहिए। डस्ट के पार्टिकल को वही रोकता है, इसे क्या कहते हैं, सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। याद रखते चलो, पूछा है इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको होगी नाक, यहाँ से सीलिया वाली से होते हुए ये जो आपको बड़ा सा जगह दिख रहा है, ठीक, तो इसके आपके पूरे श्वसन तंत्र में दो हिस्से में बांटा गया। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी। अपर वाले में क्या क्या हिस्सा आता है, पहले क्या रहा है, नेजल कैविटी, नाक का जो कैविटी माने खाली स्थान, गुहा। नाक जो आप सांस ली तो इसके अंदर पूरा खाली जगह है ना, जहाँ जा रहा है ऑक्सीजन, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटी। और नाक से जुड़े इसलिए नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो सांस हम लिए फिर वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ सब जो खाना खाए वो भी यहाँ पहुंच गया, तो इस स्थल को हम क्या बोलेंगे भैया, फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फ से फूड, फ से फेरिंग्स, याद आ गया। तो पहले नेजल कैविटी इसका हिस्सा है, यस। फेरिंग्स इसका हिस्सा है, यस। यहाँ एपिग्लोटिस का ढक्कन ऐसा खुल जाएगा, यहाँ से हमारा वो क्या है, वोकल कोड, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। क्या है यहाँ पर, लैरिंग्स। तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स किस में आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी से में आते हैं।
लोअर वाले में क्या आते हैं, इसके बाद कैसे, इसके नीचे क्या है पाया जाता है, ट्रैकिया, क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। याद कीजिए, ट्रैकिया के ऊपर किसका लेयर है, कार्टिलेज, उपास्थि। ठीक हो गई बातें, यस। पीडीएफ में सब लिखा है, चिंता मत कीजिए, लिखा है ट्रैकिया लिखा हुआ है। फिर जो ट्रैकिया है आगे के दो देखिए, एक फेफड़े में घुस रहा है इधर, एक दूसरे फेफड़े में घुस रहा है, दिख रहा है सर, दोनों में घुस रहा है। तो जो भाई घुस रहा है ना, घुस रहा है, इसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी माने क्योंकि पहला है जो घुस रहा है उससे निकल गया, पहला वर्गीकरण हुआ इसलिए प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका, ब्रोंकाई, ब्रोकाई। ब्रो के ऊपर आपके भाई ब्रो के ऊपर क्या जम गया, काई, ब्रोकाई याद रखना, फिर कोई बात है। तो ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंकाई देखिए आगे जाकर फिर अलग अलग चीज, इसमें ऐसे टूट गया है ना, ऐसे टूट गया और अंदर टूट गया, धीरे टूटते जा रहा है, ऐसे उसका वर्गीकरण होता है, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आ जाएगा आपको भैया जो आगे और टूटते हैं उसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो ये आपका ट्रैकिया ब्रोंकाई में टूटता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूटता है, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में टूटते हैं, किसमें टूटते हैं, एल्वियोलाई में। आगे देखेंगे, चिंता मत करो। और ये पूरा से किससे क्या बन जाता है भैया, फेफड़ा, एल्वियोलाई से मिलकर क्या बनता है, फेफड़ा। तो पूछेगा फेफड़े की फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, फेफड़े काम क्या भैया, सांस लेना देना। तो भैया वो श्वास ले दे रहा है, जो श्वसन की प्रक्रिया में मदद कर रहा है, उसको मेन पूरा काम करता कौन है, एल्वियोलाई। क्या, एल्वियोलाई। तो भैया पूछेगा फेफड़े की इकाई क्या है, क्या है, क्या है फंक्शनल यूनिट, एल्वियोलाई, जो पूरा गैस आदान प्रदान का काम कर रही है। ठीक, ये वाला डायग्राम समझिए, दूसरा डायग्राम समझिए। अब जो आप सांस लिए, एल्वियोलाई के बाद जो वहां से ऑक्सीजन खींचेगा, तो आपके ब्लड में क्या है, आरबीसी, क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल्स। आरबीसी में पाया जाता है भैया, आरबीसी की स्ट्रक्चर ऐसे है, इसमें जो ग्रे कलर का दिख रही है, काला, ये काला, ये काला, ये काला, ये क्या है आपका हीमोग्लोबिन। क्या ये, हीमोग्लोबिन में ये पूरा है हीमोग्लोबिन। तो जो रस्सी रस्सी दिख रहा है वो ग्लोब्यूलिन, क्या है वो, ग्लोब्यूलिन। और इसमें जो ग्रे ग्रे दिख रहा है वो क्या है, हीम, क्या है, हीम। तो हीम और ग्लोब्यूलिन मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम नामक जो प्रोटीन है, उसी में देखिए लाल 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 जो चिपका है वो ऑक्सीजन, क्या है वो। तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का हीम है, वो ब्लड में क्या चिपकाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को चिपकाता है। अब ऑक्सीजन को चिपका लिया और लेके कहाँ जाएगा, सेल के पास जाके छोड़ देगा। क्लियर हो गई बातें। पूछेगा भैया कि बताइए ऑक्सीजन को कौन अपने चिपका करके भैया सेल तक पहुंचाता है, क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। पहले क्या बोलेंगे, हीम, हीम से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी, आरबीसी नहीं है तो ब्लड। ठीक हो गई बात है, पूरा हायरार्की। इसलिए आरबीसी रेड ब्लड सेल है, ये हीमोग्लोबिन है, आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। यहाँ देखिए आरबीसी लेकर के आ रहा है C6H12O6, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर के आता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन लेकर के आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O जल बनेगा, और क्या बनेगी, एनर्जी। एनर्जी को हम किस रूप में जानते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, विषाक्त चीज है, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं वापस सांस के माध्यम से। जो एक्स्ट्रा जल बन जा रहा है, जिसको हमको जितना यूटिलाइज करेंगे, बाकी जल को हम पसीने और यूरिन के माध्यम से बाहर कर देंगे। एनर्जी भैया जो ऊर्जा बनी उसी से हम लोग अपने शरीर को चला रहे हैं। ठीक हो गई बात ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पर मैंने बताया था किसमें दहन होने पूरा काम किसमें होता है, तो सेल के अंदर किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर पूरा रहता है। ठीक हो गई बात ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो इसका बाहर का लेयर है, ये ब्राउन वाला, अंदर लेयर है रेड वाला, वो सब छोड़। इसमें जो मेन ब्लू 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 ऐसे पूरा आपको दिख रही पाइप जैसे संरचना, इसे क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इसे पूछा है क्रिस्टी स्टे ऐसे करके देता है। ठीक हो गई बात ना। तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में मेन दहन का काम, ऊर्जा निर्माण का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो क्रिस्टी में। कहाँ होता है, क्रिस्टी या क्रिस्टे में होता है। ठीक हो गई बातें। बाकी उसमें सब राइबोसोम ग्लूकोज सब चीज़ उसको हम पढ़ेंगे बाद में ना, जब हम सेल पढ़ेंगे। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, तो एटीपी बन गया है ना, यहाँ पर एटीपी जो बन गया एनर्जी, वो किस में स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछेगा भाई बताइए जहाँ पर ऊर्जा, तो आज जैसे बिजली में, बिजली जहाँ बनता है बोलते हैं पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, पावर प्लांट। बोलेगा मानव शरीर का पावर प्लांट कौन है, पावर हाउस कौन है, ऊर्जा गृह कौन है, तो क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहीं पे ऊर्जा बन रही है, वहीं ऊर्जा स्टोर हो रही है। ठीक हो गई बात। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, याद रखिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या शक्ति गृह, पावर हाउस और एनर्जी हाउस इसको बोलते हैं। तो मानव शरीर का पावर हाउस कौन है पूछेगा एग्जाम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी हाउस कौन है बोलेगा, तो वेरी गुड, तो पीडीएफ में आपको दे रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, आप कॉपी में लिखते हो तो इस तरीके से इतना सारा डायग्राम नहीं बना पाते, पॉसिबल ही नहीं है, इतना अच्छे समझ भी नहीं पाते।
इसलिए जो बुक दे रहा हूँ मैं ये पीडीएफ, इसी को प्रिंट करा के अपना बायोलॉजी का नोट्स रेडी कर लेना। आगे बात, भविष्य में कभी भी एग्जाम देना इसी से पढ़ना, तो आपको पूरा क्लास भी याद आ जाएगा। इतना सारा डायग्राम आप खुद से बना पाओगे कॉपी में, ना कोई बना के पढ़ा पाएगा, ना आपको कोर्स खत्म करा पाएगा। इसी टेक्नोलॉजी का वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, पढ़िए सीखिए जानिए, और इसी को प्रिंट करा के अपना नोट्स बना लीजिए। 50 किसी और में नोट्स कर मत फंसिएगा, ये पर्याप्त, मोर देन इनफ है। आप पढ़ते हो तभी पता चलता है सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा है आपके लिए पढ़ने के लिए, इसको आराम से पढ़ते चलो, इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा। कि बहुत सारा थ्योरी पढ़ने के बाद ये सब अलग अलग जगह मिलेगा, उसको एक साथ लाया गया है ताकि आपको लिंक समझ में आ पाए, एक रिश्ता आपके पीछे बन सके। चलिए आ जाते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन में। तो आज हम देखेंगे, अब आज से कल इतना पढ़ा देते हैं, उसमें डीप पढ़ाए एक बार अच्छे और सिस्टमेटिक में जमा दिए, है ना। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, आपका आज का क्लास समझिए नया चालू हो रहा है। आप सब जो गेप किए थे उनके लिए पढ़ा दिए हैं, ऐसा मत करना दोबारा हरकत, तो इतना सब जो पढ़ा है सब ऊपर निकल जाएगा। ठीक है मैडम, ठीक है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन। इस प्रकार श्वसन, दोनों मैडम गैप थे ना आप लोग, हाँ गैप नहीं होना बेटा। इस प्रकार श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा बनाना। श्वसन का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कैसे बनता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। किससे बनता है, ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यही ये बात बोल रहे हैं। अब जो आपका रेस्पिरेशन है, दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो कितने प्रकार का श्वसन देखा जाता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्या है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या है अनऑक्सी श्वसन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक की ऑक्सी में ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनेगी, इसमें बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनेगी। समझ में आ गया अंतर, मेन अंतर क्या है, इसमें किसके प्रेजेंस में ऊर्जा बनती है, ऑक्सीजन के, इसमें किसके, बिना ऑक्सीजन के। सिंपल सी बात है, आप सबके शरीर में ऊर्जा बन रही है, तो आप सब क्या है, जीव जंतु जानवर वगैरह है ना, बड़े बड़े शरीर रखने वाले। तो आप सबके शरीर में इनमें से कौन सा श्वसन हो रहा है, इतने देर से क्या पढ़े हो, कौन सा हो रहा है, ऑक्सी श्वसन। तो जब भी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे जिसमें बड़ा शरीर है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो हमेशा वैसे सारे जीव में कौन सा श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन। और कोई छोटा सा जीव है जो आंख दिख भी नहीं रहे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वंगस, उसमें कैसा श्वसन होगा, अनऑक्सी श्वसन। क्लियर हो गई बात ना, यस। हालांकि अनऑक्सी श्वसन हमारे शरीर में भी किसी हिस्से पे होता है, आप इसको बताएगा कहाँ होता है, चलो तो पढ़ लिए समय। हाँ हाँ, कहाँ पे होता है, हाँ तो कहाँ पे होता है अनऑक्सी श्वसन, कहाँ पे, क्वेश्चन इज वेयर, मांसपेशियों में। कहाँ पे, मांसपेशियों में। इसलिए जो बोले वो एग्जाम्पल उनका सही था। जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जिम विम करते हैं, तो हाथ में भी दर्द देता है, ऐसे लेके मन ऐसे हो जाता है, ऐसे करके जिम करे वाला एक पूरा मन है नहीं। तो भैया जो हाथ ऐसे अकड़ जाता है, तो अनॉक्सी श्वसन में जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या बन रहा था भैया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑक्सी श्वसन के बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, जल बन रहा था, और ऊर्जा बन रही थी, ऊर्जा सब चल गए। अनॉक्सी श्वसन में भी ऊर्जा बनती है, पर मैंने बताया इसमें ऊर्जा ज्यादा बनेगी, इसमें ऊर्जा कम बनेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट या ऑक्सीजन एब्सेंट। यहाँ पे भैया ग्लूकोज आपको बनता दिख, ग्लूकोज टूटता दिख रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो है आपका लैक्टिक एसिड। क्या है ये, लैक्टिक एसिड। और वही जब आप जिम विम करेंगे, दौड़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो शरीर में जो दर्द हो जाता है आपका, वो लैक्टिक एसिड जो मांसपेशी में बन जाता है वही जम जाता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही मांसपेशियों में दर्द हो। जो लड़की में बहुत काम करते थे तो उनके हाथ पर पिराते कि नहीं पिराए, तो जो दर्द होता है मांसपेशियों में, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। इसको क्वेश्चन को बहुत तरीके से एग्जाम पूछा है कि जब भी कोई एथलीट दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, किसके कारण। और लैक्टिक एसिड कहाँ से आ गया मांसपेशी में, क्योंकि मांसपेशी में कौन सा श्वसन हो रहा है, अनॉक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन के रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का क्या है सर, केमिकल फॉर्मूला दे देगा तो, लैक्टिक एसिड ना लिख फॉर्मूला दे तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, जोर से बोलो, सब बोलो, उसका आधा कर दो, C6 है तो C3, H12 है तो H6, और लास्ट में O6 है तो 3, C3H6O3, ये है लैक्टिक एसिड। पहचान लेंगे ग्लूकोज का आधा याद रखने का। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ऑक्सी श्वसन, ग्लूकोज का पूरी तरह जलना या पूर्ण श्वसन ही होना क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ फुल कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन हो जाता है, ठीक। यहाँ भैया ग्लूकोज का पूरी तरह नहीं जलता, और मैंने क्या बोला, ग्लूकोज जब पूरी तरह जलेगा तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। जब पूरी तरह नहीं जले क्या होगा, आधा जल गया, इसलिए आधा बनाया।
वाला H6 वाला और O3, ठीक। और उसी आधे को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन। क्या होता है ऑक्सीजन में, ग्लूकोज का पूर्ण दहन, जबकि अनॉक्सिन क्या होता है, ग्लूकोज का आधा अधूरा जलना, है ना, पूरा दहन नहीं होता, कंप्लीट कंबसन नहीं होता। और कंप्लीट कंबसन नहीं होता, इसलिए उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। आगे देख लीजिए, ऑक्सीश्वसन में क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, ये किसका फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और जल करके कंप्लीट रूप से क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा। ये एटीपी ऊर्जा 38 मॉलिक्यूल बनाता है। कितना मॉलिक्यूल बनाता है, 38 एटीपी टोटल बनाता है। और इस पूरी प्रक्रिया होने में 2 एटीपी खुद खर्च कर लेता है, इसलिए नेट एटीपी कितनी बचती है हमारे पास, 36। कितनी बचती है, 36। तो ऑक्सी श्वसन में शुद्ध रूप से कितनी एटीपी ऊर्जा आप उपयोग कर पाएंगे, 36। बनता मर कितना है, 38। वैसे यहाँ पर भी लास्ट में बचता कितना है, 2 मॉलिक्यूल, जबकि बनता है 4 मॉलिक्यूल। तो 4 मॉलिक्यूल बना और 2 उपयोग कर लिया, तो बचा कितना, 2। तो बोला देखिए कम ऊर्जा बनी कि नहीं बनी। और कम ऊर्जा के लिए किसको चाहिए भैया, जो इसको ज्यादा बड़ा शरीर नहीं है, इसका ज्यादा बड़ा शरीर नहीं है, बैक्टीरिया फंगस वंगस इन लोगों को चाहिए। तो उनमें कैसा श्वसन होगा, अनॉक्सी श्वसन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भैया आधा ग्लूकोज आधा दूर जलेगा, C6H12O6 का बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में दहन हुआ, तो क्या बना दिया, आधा C6 का 3, H12 का 6, O6 का 3, क्या बन गया C3H6O3, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। प्लस क्या बना रहा है, एटीपी। वो एटीपी कितना बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना रहा है। ठीक हो गई बात ना। ऊर्जा निर्माण दोनों में होता है, इसमें ज्यादा होता है उसमें कम होता है, इसलिए बगल में आपको दिखाया गया है कि मानव शरीर में कहाँ पे होता है अनॉक्सी श्वसन होता है। इसलिए पूरा आपको डायग्राम क्लियर करता है कि भविष्य में कभी याद रहे। ये क्या है, मांसपेशी, दिल की मांसपेशियां ऐसी हैं, क्यों ये दिल का ये टिश्यू है, टिश्यू। ये आपका भैया वो हमारा हाथ को जो है मसल है ये वाला, ये ऐसा है, इसको पूछता है। जबकि जो बाइसेप्स है उसके जो आपके सेल है मांसपेशी कैसे हैं, रॉड शेप। कैसा है, रॉड जैसे दिख रहे हैं गोल, रॉड शेप है। कैसा ये, रॉड शेप। आपको भी ये वाला दिखा रहा है आपका स्किन वाला, तो उसमें चपटे वाले दिखेंगे, अलग अलग सब दिखता है, तो सब टिश्यू के हिसाब से पढ़ेंगे बाद में। ये आपका दिल वाला है, अलग अलग। तो याद रखिए किस में बनता है भैया आपका अनॉक्सी श्वसन, मांसपेशियों में। ह्यूमन बॉडी में कहा होता है, जानवरों में कहा होता है, मांसपेशियों में होता है, ठीक। और उससे देखिए आप अनॉक्सी श्वसन क्या बन रहा है, क्या बनता दिख रहा है, लैक्टिक एसिड। इसलिए भैया जब भी आप मांसपेशी का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो जैसे उपयोग करेंगे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो किसको जला देगा, ग्लूकोज को। जला तो आधा ही पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, आधा जला के क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड, वही जम जाएगा और दाहिने हाथ अकड़ जाएगा, पैर अकड़ जाएगा। तुम आ गई बात ना। फिर उसका इलाज क्या है, उसका इलाज एक ही है, हल्के हल्के हाथों से मालिश करो। कैसा हो रहा है, हल्के हल्के हाथों से तेल लगा करके गुनगुना मालिश करके छोड़ दो, और उसको फिर अपने से फिर आराम होने दो। तो स्प्रे मारोगे, स्प्रे मारोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, तुरंत आराम नहीं होगा, समय लेके ही आराम हो। जो बना है वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा लैक्टिक एसिड, तब वही जाकर के आपको आराम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, स्थान कोशिका द्रव्य। हाँ अभी देखिएगा, ऑक्सी श्वसन किस स्थान पर होता है, तो आपको पहले क्या बोला था, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, बोला था ना मैंने। मगर ये बात आधा सच था, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में ज्यादा हिस्सा बनता है, बोलता है मुख्य रूप से कहाँ बनता है, बोलता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में मुख्य, और उप रूप से कहीं और बनता है। उप रूप से कहाँ बनता है, तो देखिए आपके सामने बेटा यहाँ पर है, आपके शरीर के अंदर का सेल। मानो आपको ऐसा स्विच हुए और आपके अंदर से एक सेल निकाल के ऐसे फेंक दिया, ये सेल ऐसे दिखता है आपके शरीर के अंदर। ठीक है बात है। आपका ये एनिमल सेल है, कौन सा सेल है, एनिमल सेल। इसी से लगभग मिलता जुलता प्लांट सेल भी होता है, ठीक है। पेड़ पौधों का सेल थोड़ा अलग होता है, हमारा सेल थोड़ा अलग होता है, ये एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए जो आपको बाहर कवच दिख रहा है बाबू, कवच के अंदर आपको दिख रहा है कुछ पीला पीला से भरा होता है, लिक्विड जैसा ही, इसके अंदर सब रखा पीला सा। उस पीले भरे हुए द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर का द्रव्य कोशिका द्रव्य, इसे इंग्लिश बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जो आपका ग्लूकोज आपके शरीर में यहाँ पे आता है एटीपी जब बनने आएगा, तो इस साइटोप्लाज्म में ही जो आपका पहले ग्लूकोज रहेगा वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरूवेट। तो कोई भी ग्लूकोज जब टूटना चालू होगा तो उसका सबसे पहला चरण है पायरूवेट। क्या है, पायरूवेट। क्लियर हो गई बात ना। तो ग्लूकोज जब टूटा और उसे पायरूवेट बना, पायरूवेट का काम कहाँ पे हो जाता है, इस कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर, इस कोशिका द्रव्य में। इसलिए यहाँ पर भी कुछ ऊर्जा बनेगी, ठीक होगी बात ना। बाकी उसके अधिकांश हिस्से कहाँ चलता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसीलिए पूछेगा ऊर्जा निर्माण कहाँ होती है, ऑक्सी श्वसन कहाँ होती है, तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म और माइट्रोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म जो अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये सबको मत देखना, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो वाला, ठीक। तो साइटोप्लाज्म और माइट्रोकॉन्ड्रिया, आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर का द्रव्य तो कोशिका द्रव्य और माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ कम यहाँ सबसे ज्यादा। हो गई बात ना, यहाँ मेजर रूप से बनता है।
जबकि भैया इसका स्थान कहाँ है अनॉक्सी का, कोशिका द्रव्य ओनली। ठीक हो गई बात ना, ठीक हो गई बात, क्लियर है ना। अब कहाँ पे होता है भैया आपका कोशिका द्रव्य, यहाँ पे कोशिका द्रव्य, मगर अधिकांश हिस्सा कहाँ पे चल जाता है जंतु वाले में, ऑक्सीजोसन में, माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है, आगे देखिए। अब ऐसा वाला कहाँ पे होता है भैया ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, मनुष्य पक्षी जानवर सब में क्या होता है आपका ऑक्सीश्वसन होता है, और ऐसे ही ऊर्जा का निर्माण होता है। आज ये वाला कहाँ पे देखने मिलता है अनऑक्सीश्वसन, पेशीय कोशिकाओं में, मसल सेल्स में देखने मिलते हैं, और कवक एवं जीवाणु में देखने मिलते हैं। बोला सूक्ष्म जीव जिनको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए, कवक जीवाणु किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन के लिए हम शराब वराब बनाते हैं ना, तो कोई कोई अनाज ले लिए, मान लीजिए आप चावल ले लिए, मक्का उक्का कुछ भी ले लिए, उसको एकदम डब्बा में पैक करके पूरा ऑक्सीजन निकाल दी उसमें, ऑक्सीजन है ही नहीं, पूरा वैक्यूमेट कर दिए, तो धीरे धीरे सड़ने लगे गलने लगेगा, याद है, फिर खुलेगा तो महके खतरनाक टाइप का, तो फेंकता है। तो मतलब दारू बनता कैसे है, आइए आपको महसूस करवाता हूँ, तब दारू मस्त से पीने का आपका शौक बढ़ जाए। भैया जो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, कौन से बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसका जन्म होगा, ये फूटेंगे अंडों से ऐसे फिर उसको भैया धीरे धीरे उस सड़े हुई चीज को खाएंगे, और खाते खाते पीछे से अपना मल त्यागते हैं, जो मल त्यागते हैं वही मल उसको और सड़ाता है, सड़ा करके मक्के से इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, तो जिन लोग शराब पीते हो रियल मायने में उस बैक्टीरिया जीवाणु का मल पी, क्या पी रहे हैं, मल पी रहे हैं, उसकी पॉटी उसकी यूरिन सब, और उस बैक्टीरिया को। क्लियर हो गया बात। तुम दारू पियोगे तो याद रखना, जो पीते हो अपने दोस्तों को ही बताना, अरे नॉलेज के साथ पीना चाहिए। हाँ, तो चखने की जरूरत नहीं है, दारू में चखना ऑलरेडी मौजूद है। आओ, आप में से जो सब जाता हो सब आजीज भैया आज ही जाके दारू पिएगा आज। ठीक है चलिए, अब आते हैं अगले हिस्से पे। हमने बोला कि अभी हमारे हो गया ऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन, अब चालू होता है कि श्वसन चालू कहाँ से, कहाँ चालू होता है, नाक से। तब पकड़ते हैं नाक को, नाक को पूरा तोड़ देते हैं, नोज या नाक से आपका चालू होता है, तो भाई सबसे पहले इंट्रेंस, हमारे इंट्रेंस से दो छेद है यहाँ पर, अगर इसको बंद कर दो तो क्या ऑक्सीजन जाएगा अंदर, नहीं। जो इंट्रेंस है बेटा दो ठो, इसे क्या कहते हैं पूछा है, नासा छिद्र को, नाक के छिद्र को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। हिंदी में नासापुट, क्या बोलते हैं, नासापुट बोलते हैं। नासापुट या नॉस्ट्रिल के अंदर जब हम प्रवेश करने जाएंगे तो इसके अंदर क्या मिलता है हमको, नासिक रोम, नाक के अंदर का बाल दिख रहा है, दीदी के अंदर का बाल दिख रहा है ना, दिख रहा है बाल, हाँ, ऐसी बाल रहता है कि नहीं रहता है। Yes. तो जैसे हम भैया किस में पहुंचेंगे, नॉस्ट्रिल के अंदर प्रवेश करने, सबसे हमको क्या मिलेगा, नोज हेयर, क्या मिलेगा, नोज हेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया, क्या बोलते हैं, सीलिया, क्या बोलते हैं उन्हें, सीलिया कहते हैं। फिर उसके बाद भैया बाल पार की तो अंदर पूरा खाली स्थान मिलेगा ना, गुफा जैसे जगह खाली जो दिखता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है नाक के अंदर, खाली जगह, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी, क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी, नासा गुहा, क्या बोलेंगे, नासा। और नासा गुहा का दो हिस्सा है, पहला हिस्सा आपका भैया ऑल्फैक्टरी क्षेत्र, दूसरा हिस्सा है श्वसन क्षेत्र। क्या कौन कौन से हिस्से बताओ, ऑल्फैक्टरी क्षेत्र और श्वसन क्षेत्र। ऑल्फैक्टरी क्षेत्र श्वसन क्षेत्र कैसे है ये दिखाता हूँ, इसी डायग्राम देख लीजिए भैया। ये आपका रहा कौन सा, बताइए, छिद्र को हम क्या बोले अभी बताइए, छिद्र को, छिद्र को नेस्ट्रिल, नेस्ट्रिल से क्या मिला, नोजल हेयर। फिर ये बड़ा सा जो पूरा गड्ढा दिख रही है क्या है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में दो हिस्सा, ये एक नीचे का हिस्सा जहां से ऑक्सीजन पास हो रहा है, और एक ऊपर का हिस्सा। तो जो पीला वाला हिस्सा ये है ऑल्फैक्टरी रीजन, क्या है ये, ऑल्फैक्टरी रीजन, और ये वाला हिस्सा क्या है, श्वसन रीजन। क्लियर हो गई बात ना। ऑल्फैक्टरी रीजन का देखिए, इसमें कुछ पतली पतली जाली बनी और ये ऊपर से करके दिमाग से कनेक्टेड है, दिमाग से कनेक्टेड है। ये जो ऑल्फैक्टरी रीजन इस क्वेश्चन को पूछा है कि मानव शरीर में सुगंध और दुर्गंध, कोई गर्म जो हवा छोड़ दे आपके बीच में, है ना, कोई सुगंधित चीज छोड़ दे तो आपको सुगंध महसूस होती है, तो नाक के किस हिस्से से होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन से। किससे होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन से। क्लियर हो गई बात ना, यस। तो आप कोई सुगंध ले रहे हैं चाहे दुर्गंध, जो भी आप लेते हैं अपने आप पहचान वालों से, वो कौन से हिस्से से महसूस होता है आपको, ऑल्फैक्टरी रीजन से। सुंघाई नहीं दे रहे, इसका मतलब कहाँ दिक्कत आ गया है, ऑल्फैक्टरी रीजन में। कोरोना काल में सेंट नहीं आता, इसका मतलब कहाँ दिक्कत हो गया था, ऑल्फैक्टरी रीजन में। क्लियर हो गई बात ना। वो कोरोना का वायरस किसको संक्रमित कर रहा था, ऑल्फैक्टरी रीजन को। ठीक, तो सर क्वेश्चन अब ये हो गया, सुगंध वाला काम हो गया, यहाँ से हो गया ऑल्फैक्टरी रीजन जहाँ से सुगंध के लिए उपयोग करते हैं। श्वसन क्षेत्र रेस्पिरेटरी, जहाँ से ऑक्सीजन पास होकर अंदर जा रहा है। इन्हें जो है आपके हेयर इसे सीलिया कहते हैं। कार्य फंक्शन क्या है, तो भाई सीलिया का हेयर का काम क्या है, इसको पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा। हवा को साफ करना, डस्ट को रिमूव करना। और दूसरा काम क्या है, हवा को नम करना, हवा को वेट करना, गीला करना हल्का, हवा को गर्म करना, वार्म्स हेयर। हाँ, तो इस नाक का जो नेजल कैविटी वाला हिस्सा है, इसका काम क्या क्या है, जो हवा अंदर जा रही है, मतलब धूल डस्ट को रोक दिए बाल,
कि उसको क्या करूँ, उस हवा को थोड़ा गर्म करना, थोड़ा नर्म करना। क्या करना है, गर्म और नर्म करना। क्यों, कोई बात ना, यस। इसलिए अब जब नाक से छोड़ते हैं तो हवा गर्म आती कि नहीं आती है? आती है ना गर्म, हाथ रख के देखिए, तो देखिए महसूस कीजिए, अरे